Hello students, this is Amandeep Kaur. As you know me, I am teaching you social science. Okay, here I am posting the video for unit 2 and your book second social and political life. Social और political life की book में हम next chapter start करेंगे. Our chapter is the Indian Constitution. सो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल. अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करती हूँ पढ़ाना. जैसे कि हम फुटबॉल गेम में खेलते हैं, फुटबॉल गेम खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं. एज द नेम सजेस्ट द गेम्स इन्वॉल्व द प्लेयर्स फीट. जैसे कि आपको पता है इस गेम का रूल क्या है कि जो प्लेयर होता है उसे अपने फीट से ही खेलना होता है, अपने फुट से ही. कि अगर इन द केस वो फुटबॉल को टच कर लेता है या कहीं उसकी बॉडी के पार्ट पे टच हो जाती है तो वो एक फॉल हो जाता है और उसको गेम से बाहर निकाल दिया जाता है. अगर जो प्लेयर है वो खुद अपने हाथों से खेलना शुरू कर देता है, अपने हाथों से उस बॉल को पास करना शुरू कर देता है, देन देर आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. वो दोबारा फुटबॉल नहीं खेल सकता. कि इसमें गेम्स में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं. ऐसे ही क्रिकेट में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं. जैसे फुटबॉल में रूल है, हर एक गेम्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं. वैसे ही किसी कंट्री को, किसी विलेज को या किसी किंगडम को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स की नीड होती है. अगर हमारी कंट्री या किंगडम में रूल्स नहीं होंगे तो हर एक जो कंट्री का जो मेंबर होगा या जो भी मेंबर होगा किसी कंट्री का या किसी स्टेट का, तो वो अपने बिना रूल्स के वो अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देगा. तो जैसे कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे इन सब चीज़ों को, गलत चीज़ों को रोकने के लिए हमें रूल्स की नीड होती है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी रूल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट एक्ट एज अ गाइड फॉर द लीडर्स. मतलब इन सभी रूल्स को एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक में लिखा गया है. अ रिटन डॉक्यूमेंट है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें इन सभी रूल्स को लिखा गया है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन सभी रूल्स को रिटन रिकॉर्ड्स में बनाया जाता है. रिटन डॉक्यूमेंट को क्यों बनाया गया है कि जो भी लीडर्स होंगे हमारी कंट्री के या फिर जो लॉ मेकर्स होंगे वो ईजीली कंट्री को रन कर पाएँ. उसमें डिसीजंस लेने के लिए, जस्टिस के लिए डिसीजन लेना हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो ईजिली उस काम को कर पाएँ. इट इज़ क्लियर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. रिटन रिकॉर्ड एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं हमारी कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. द राइट्स एंड द ड्यूटीज़, ऐसा नहीं है कि उसमें जो रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है कि रूल्स इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के लिए लिखे होते हैं. द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, जो हम सिटीजन्स हैं, जो हम खुद लोग कंट्री में रह रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, राइट्स होते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं. एंड द रूल फॉर द गवर्निंग, गवर्नमेंट के लिए भी उसमें ड्यूटीज़ लिखी होती हैं, गवर्नमेंट के भी रूल्स लिखे होते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के लिए नहीं है. तो ये सभी के लिए एक जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबके लिए एक ही होता है. हर एक मेंबर को, कंट्री के हर एक मेंबर को उसको फॉलो करना होता है. रूल्स फॉर द गवर्निंग आवर कंट्री, हर एक सिटीज़न के लिए ज़रूरी है. ड्यूटीज़ होती हैं हर एक सिटीजन्स की, गवर्नमेंट की भी ड्यूटीज़ होती हैं. तो उन सब रूल्स को, उन ड्यूटीज़ को, उन राइट्स को, जो भी राइट्स हैं या फिर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन सबको किस में लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में वाई नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी किंगडम में जाते हैं या किसी भी किंगडम में किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हर एक किंगडम का एक किंग होता है जिसे, और उसे चलाने के लिए उसको रखा जाता है. अब हर, जैसे कि देश को चलाने के लिए भी PM CM होते हैं, तो वैसे किंगडम को चलाने के भी किंग होता है. अगर हम हर एक कंट्री में, हर एक विलेज में, हर एक एरिया में एक कंट्री को रन करने के लिए वहाँ पे एक ऑनर की ज़रूरत होती है. अब उस ऑनर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस भी होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए. तो अब इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अब हमें ज़रूरत क्यों है. अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं होंगे, तो हर एक पर्सन, जो भी पावरफुल पर्सन होगा, वो अपनी उस अथॉरिटी का, उस अधिकार का मिसयूज़ करना शुरू कर देगा. मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय दोज इन पावर, मतलब अपनी वो अथॉरिटी का यूज़ करना शुरू कर देंगे, मिसयूज़ शुरू करेंगे, दूसरे लोगों को तंग करना शुरू कर देंगे. किसी भी तरीके से वो अपनी इस अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं. डोमिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी, इंडिविजुअल टेकिंग डिसीजन,
लोग खुद डिसीज़न लेना शुरू कर देंगे अपने लिए अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब कि वो दूसरे लोगों का नहीं देखेंगे कि उन्हें इंटरेस्ट हो रहा है या उन्हें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। वो लोग क्या करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखने के लिए कि उन्हें क्या प्रॉफिट हो रहा है इस चीज़ से। तो जो भी पावरफुल पर्सन होगा वो अपनी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, द राइट टू इक्वलिटी गारंटीज दैट, राइट टू इक्वालिटी मतलब कि हर एक को अधिकार है, समानता का अधिकार है, दैट ऑल डिसीजंस वुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए बिफोर लॉ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी कानून को लड़ने से पहले या किसी भी तरह के केस को लड़ने से पहले हर एक सिटीजन के पास ये इक्वलिटी का अधिकार होता है, जिसको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्लास का हो या किसी भी कास्ट का हो। क्लियर। नाउ द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उनका मतलब कि हम कह सकते हैं कि उनका ही वहाँ पे बोलबाला होना, नॉर्मल आम लैंग्वेज में हम यही कह सकते हैं, डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी। इन डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्या करती है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी जैसे कि आपने प्रीवियस अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, टॉपिक्स में पढ़ा होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। डेमोक्रेसी में क्या होता है, द मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है जहाँ पे ज़्यादा लोगों का एक साथ इकट्ठ हो जाता है, तो उसके बाद क्या वो लोग क्या करते हैं कि दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जो लोग कम लोगों की कम्युनिटी होती है, उन लोगों को दबाना शुरू कर देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड प्रोविजन टू प्रिवेंट दिस टायरनी। तो संविधान ने एक ऐसा प्रोविज़न बनाया इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मिनॉरिटी, कि जो मेजॉरिटी मिनॉरिटी के साथ कर रही थी, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी और माइनॉरिटी मतलब कम लोगों की कम्युनिटी, कि जो मेजॉरिटी ये डोमिनेशन कर रही थी माइनॉरिटी के साथ, इन सब से बचाने के लिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविज़न बनाया। तो नेक्स्ट है इसका, फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल देखते हैं, एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब इस डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी का। इंडिया हैज़ सेवरल रिलीजन्स, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म, बहुत सारे लोग हैं, बट हिंदू कंपेयर अबाउट 80% ऑफ आउट पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, हिंदूज़ की। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन गाइडलाइंस टू मेक श्योर दैट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि हर एक रिलीजन को, हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो और हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, डिसीज़न मेकिंग के लिए, कि अगर डिसीज़न मेकिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट अस फ्रॉम टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें गलत डिसीजन लेने से भी प्रिवेंट करता है, कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट अस फ्रॉम टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, हमें रॉन्ग डिसीजन लेने से प्रिवेंट करता है, दैट आर अगेंस्ट द आइडल्स लेड डाउन बाय इट एंड विच कैन बी हार्मफुल फॉर अस इन द लॉन्ग रन। हमें कोई भी गलत जो भी आइडल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं उनके अगेंस्ट हमें जाने से रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडर आइडल फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो लॉ बना हुआ है कि हर एक एज में, जैसे कि 18 ईयर से अबव के जो सिटीजन्स होते हैं सिर्फ वही वोटिंग कर सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग का एक लॉ है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें और क्या समझाया गया हमें, और क्या बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के और क्या क्या पर्पसेस हैं, इसकी और क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या कारण है। अनदर पर्पस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम और किस किस तरीके का है। फर्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का द टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट इन पावर ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री वो जिसे सभी सिटीजन्स मतलब जिसको ज़्यादातर वोट देके जिताया जाता है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट हो जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द वे डिसीजन आर मेड, और जो जिस डिसीज़न किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से बन रहे हैं, वो कौन सा है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, वो है पार्लियामेंट। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स कौन से हैं, उसके की फीचर्स। सो इधर से हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हम लोगों को बताया है कि इंडिया 20th सेंचुरी से पहले, in the beginning of 20th century, Indian national movement has been active in the struggle for the independence from British rule for the several decades. 20th century की beginning में जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स से लड़ रहा था। किस लिए लड़ रहा था? अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, अपने आप को उन लोगों से छुड़ाने के लिए। तो during the freedom struggle for nationalists had devoted a great deal of time imagining and planning what a free India would be like. जो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो भी लोग थे उन्होंने उस टाइम पे ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि अगर हम इन लोगों से छूट जाएंगे, इन लोगों को इंडिया से निकाल देंगे तो हमें अपने इंडिया को किस तरह से बनाना है। उन्होंने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, कि जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटियन रूल अंडर द ब्रिटिश हैड कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी। उन्होंने जब वो लंबे समय तक ब्रिटिश के अंडर रहे थे, उनके रूल्स के अंडर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से कन्विंस कर लिया कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब हर एक सिटीज़न के पास इतना राइट होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो अपना लीडर है उसे चुन सके। तो उधर विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इंडिया में सेटअप किया गया। देयर इज़ अबाउट 300 मेंबर्स, 300 मेंबर्स की एक कम्युनिटी बनाई गई जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई 1946 में। दे मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years। वो लगातार 3 सालों तक एक साथ मीटिंग करते रहे, मिलते रहे, टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में जो कम्युनिटी बनाई गई थी उसमें उसके जो सभी मेंबर्स थे बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म से संबंध रखते थे, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब वो अलग अलग लैंग्वेजेस के थे और अलग अलग स्टेट्स के थे। द पोर्शन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वन अमाइंड सम ऑफ द प्रीवियसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। अब हम इसके देखते हैं कि इसके की फीचर्स कौन कौन से थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट इज़ द फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज़ द फर्स्ट की फीचर इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, की एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि एक लेवल की गवर्नमेंट से ज़्यादा गवर्नमेंट्स को चलाना। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के काम को देखती है या फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बहुत सारी चीज़ों को देखती है। देन सेकेंड लेवल देयर इज़ स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे होती है एंड लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे होती है। तो फेडरलिज्म में पूरी जो गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया इज़ अ होल कंट्री, बहुत एक बड़ी कंट्री है जिसको चलाने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट या एक ग्रुप इनफ नहीं है। तो इन सबको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट की फीचर हम देखते हैं इसका, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेड हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? कि जिसको लोगों के द्वारा, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोगों के इलेक्ट जिस गवर्नमेंट को किया जाता है वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या देखते हैं हम? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, मतलब उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर रेफर टू द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को रेफर किया जाता है। द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटे लोगों का एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट को चलाता है या रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब जुडिशरी जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड ऑर्गन है वो है जुडिशरी, द सिस्टम ऑफ द कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, जो इस कंट्री को चलाने का जो सिस्टम है।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, हर एक ऑर्गन की, हर एक पार्ट की एक अपनी डिफरेंट पावर है। पार्ट इज़ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में क्या होता है, मिस यूज़ ऑफ, अगर कोई अपनी पावर का मिस यूज़ करता है तो उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए, या कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है जब वो अपनी पावर का मिस यूज़ करने लग जाती है तो उन पावर से हमें प्रिवेंट करने के लिए जो राइट है वो है फंडामेंटल राइट। जैसे कि हम देखते हैं इस फंडामेंटल राइट्स को भी इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज़ द राइट ऑफ इक्वलिटी, मतलब कि समानता का अधिकार, हर एक पर्सन को, हर एक सिटीज़न को इक्वल बिफोर द लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार प्राप्त है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब जैसे कि चाइल्ड लेबर होती है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स लेबर होती है, तो इन सब के अगेंस्ट जो अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार जो है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बहुत सारे इस अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं। नाउ द लास्ट की फीचर इज़ द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, स्टेट डज नॉट हैव द ऑफिशियल रिलीजन, कि किसी भी स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन्स को उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रिलीजन के लिए फोर्स नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का पर्टिकुलर रिलीजन होता है, हर एक पर्सन का अपना अपना रिलीजन होता है और उसे उस धर्म को अपनाने के लिए, रिलीजन को अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। सो आई थिंक इट्स क्लियर ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट स्टिल नाउ, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ लास्टली आई विल टेल यू अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिखा किसने है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब जिन्हें हम BR अम्बेडकर के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन उनका जो नाम है वो बाबा साहब अम्बेडकर, उनको बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है, इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट, कि उनके पार्टिसिपेशन से, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट लिया, मतलब जब से वो उसका हिस्सा बने, देन ही हेल्प द शेड्यूल कास्ट, उन्होंने शेड्यूल कास्ट लोगों की बहुत हेल्प की, उनके लिए बहुत सारे लॉज बनाए, उनको शेड्यूल कास्ट से बाहर निकाल दिया। मीन्स कि उनके लिए ऐसे कि उनको नीचा दिखाया जाता था, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट स्टिल नाउ, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।